सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। मैं अनुभव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अनुभव कैरियर एकेडमी पर। साथियों, आज के इस सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर के देश में काफी बवाल चला। आपको पता है, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले SIR पर जो स्थितियां उत्पन्न की गई, विपक्ष ने जो हड़कंप मचाया, वो अलग ही लेवल का था। और चूंकि जब कोई भी टॉपिक इतना ज्यादा हाईलाइट रहता है, इतना ज्यादा चर्चाओं में रहता है, तो उससे बनने वाले प्रश्नों की संख्या थोड़ी अधिक हो जाती है, या यूं कहें कि उस टॉपिक से प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जाती है, क्यों करंट अफेयर्स के अंतर्गत वो चीजें आ जाती हैं जो शामिल कर ली जाती हैं। आपने देखा कि हाल ही में कितने पुराने पुराने पुरस्कार आपसे पूछ लिए गए, पुरानी पुरानी रचनाएं पूछ ली गई। उसका कारण क्या होता है कि जैसे कोई एक अच्छा राइटर है, उसका हाल ही में डेथ हो गया, वह अपने किसी बयान को लेकर या किसी कार्य को लेकर के चर्चा में आ गया, तो उसकी पता लगा 15 साल पुरानी, 18 साल पुरानी, 20 साल पुरानी भी रचनाएं वो पूछ ले जाती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से SIR ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा लगातार। तो यहां हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर SIR होता क्या है। उसके बाद में हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कर रहे होंगे इससे रिलेटेड, यानी कि SIR से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो फिर आपसे मिस ना हो। और आपको पता है, हमारा अजिता GS फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे सारे टीचर्स पूरी डेडिकेटेड तरीके से 1 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। करंट अफेयर्स की क्लास मैंने आज ही सुबह लाइव 7 बजे ली, यानी करंट की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। और आपकी जो अन्य क्लासेस हैं वो 1 जून से शुरू होंगी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि स्पेशल टॉपिक्स को अलग से रिकॉर्डेड फॉर्म में ला करके हम उनको भी साथ में कवर करते चलेंगे। लगभग 25 30 40 मिनट का कोई वीडियो लेकर के आ गए, कोई स्पेशल छोटा सा टॉपिक है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेकर के हम ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या जानेंगे, पहले तो SIR समझेंगे कि SIR होता क्या है, फिर लास्ट में हम MCQ क्वेश्चन करेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, SIR की अगर बात करें, एक सेकेंड, SIR की बात करें तो मतदाता सूचियों का विश्लेषण यहां पर किया जाता है। गहन विश्लेषण या पुनरीक्षण को ही SIR कहते हैं। ठीक है, SIR के अगर हम परिचय से बात करें, एक सेकेंड, चलिए। तो SIR का परिचय मतलब मतदाता सूची को त्रुटिहीन और अद्यतन बनाने का विशेष अभियान ये होता है। SIR में होता क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है, वो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि 18+ आयु के नए मतदाताओं को जोड़ना और मृत या स्थानांतरित नाम हटाना। फिर तीसरा पॉइंट है चुनाव आयोग की भूमिका। इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। मतदाता सूची का महत्व क्या है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मूल आधार ही यही है, क्योंकि मतदाता सूची के आधार पर ही हम अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाते हैं। लोकतंत्र में उपयोगिता क्या है, तो एक मजबूत, पारदर्शी और समावेशी चुनाव प्रणाली सुनिश्चित करना। अब देखिए, हम SIR पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। SIR का सबसे पहला तो ये कार्य है कि जो मतदाता सूची है उसको बिल्कुल त्रुटि विहीन कर देना। त्रुटि विहीन का मतलब क्या है, एक तो ये चीज है कि भाई 18 साल की एज में, जैसे पता चला कि पिछली सूची में आप 16 या 17 साल के थे पिछली बार, और इस बार क्या हुआ, आप 18 कर चुके हैं, तो आप उसके पात्र हैं। तो वो करते क्या है SIR में कि जो नए मतदाता जुड़ने को होते हैं, जो 18 वर्ष सॉरी आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनको जोड़ना। साथ ही साथ कोई मृत हो गया है, मर गया है, या फिर पता लगा, जैसे हरदोई डिस्ट्रिक्ट में अपना स्टूडियो है, तो मैं आज हरदोई में हूं और कल को पता लगता है मैं राजस्थान में चला जाता हूं, या फिर मैं अपना हरदोई डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके मैं कानपुर या लखनऊ को अपने आप को सेटल कर लेता हूं। और क्या होगा कि हमने वहां भी अपना वोट बनवा लिया और पता चला मेरा हरदोई में भी वोट चल रहा है, मतदाता सूची में नाम, तो क्या हुआ, व्यक्ति एक ही है लेकिन मतदाता 2 हो गए, पहचान पत्र 2 हो गए। और इसमें होता भी यह है कि गलत तरीके से, किसी न किसी तरीके से बहुत कोशिशें की जाती हैं, लेकिन फिर चोरी करने वाले ज्यादा ही स्मार्ट होते हैं। पता लगा कि उसने जो पहले जहां उसका मतदाता सूची में नाम है वहां भी उसने वोट डाल दिया, और फिर उसी राज्य में जाकर के दूसरे जिले में कहीं उसका मतदाता सूची में नाम है वहां भी वोट डाल दिया।
तो इस प्रकार से उसने क्या किया कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, साथ ही साथ उसकी पारदर्शिता को भी खतरे में डाल दिया, है ना। तो एसआईआर का मतलब यही है। एसआईआर में क्या होता है, मोटा मोटा आप समझे, नए मतदाताओं को जोड़ना, नए मतदाता जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि मृत या कहीं और जाकर रहने लगे मतदाताओं का नाम हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे एसआईआर में होता क्या है। दूसरी चीज ये है कि अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निश्चित प्रक्रिया का जो है इलेक्शन कमीशन वो निर्वहन करता है। पहली बात ये हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई इलेक्शन रिफॉर्म्स यानी कि चुनाव सुधार, चुनाव प्रक्रिया को समय के साथ आधुनिक और पारदर्शी बनाना, लोकतांत्रिक पारदर्शिता यानी कि फर्जी मतदान को रोकना। भाई फर्जी मतदान मैंने बताया ना कि मैं हरदोई में अभी रह रहा हूं, जाकर के मैं कल को कानपुर सेटल हो गया, लखनऊ सेटल हो गया, कहीं भी अदर सिटी में सेटल हो गया मान लीजिए, तो पता लगा मेरा यहाँ हरदोई में भी वोट है, पता लगा मैं लखनऊ सेटल हो गया तो लखनऊ में भी वोट है, पता लगा मैं यहां भी डाल रहा हूं वहां भी डाल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता को मैंने खतरे में डाला, कहीं ना कहीं मैंने फर्जी मतदान किया। तो कुल मिलाकर के वहां पर फर्जी मतदान को रोकने के लिए एसआईआर लाया जाता है। निष्पक्ष चुनाव, एक व्यक्ति एक वोट, बिल्कुल। अगर हमारे दो जगह वोट हैं और दो जगह में डाल रहा हूं तो एक व्यक्ति दो वोट डाल रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो उसको रोकना ही, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा करना है। परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन से संबंधित चीजें हैं, ये आप पॉइंट को नोट डाउन कर लें। 324 आर्टिकल 324 से 329 तक क्या है, वो चुनाव से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। चलिए ठीक है। फिर मतदाता सूची के महत्वपूर्ण अधिनियम, और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको चिन्हित करिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीए, ठीक है, 1950 यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की बात करते हैं। तो उसमें क्या है कि सीटों का आवंटन और निर्वाचक नामावली तैयार करना, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत ये आता है। कलर में यहां पर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, 1950 के अंतर्गत। फिर आता है आरपीए 1951 यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इन दोनों को लेकर के बहुत याद रख लेना कि हो सकता है, देखिए अभी आपको बताता हूं, चुनाव का संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता और अयोग्यता। अब हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछ दे कि चुनाव का संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता और अयोग्यता किस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत है, तो वो ऑप्शन में दे देगा 1950 भी आपको दे देगा, 1951 भी दे देगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी बात आए चुनाव का संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता या अयोग्यता की चीजें कहाँ है, वो 1951 में है, ठीक है। और 1950 में क्या है, सीटों का आवंटन और निर्वाचक नामावली, ठीक है। कानूनी आधार क्या है, इन दोनों कानूनों के बिना चुनावी प्रक्रिया जो है वो संभव नहीं है, ठीक है ना। परिसीमन आयोग, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है साथी कि चरण 1 में, प्रारूप 1 में सूची का प्रकाशन होता है, यानी कि प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन, यानी कि जो पहले की मतदाता सूची है उसका प्रकाशन होगा। फिर दूसरा चरण में क्या होगा कि दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी, मतलब जनता द्वारा दिए गए नाम जोड़ने या गलत नाम हटाने हेतु आवेदन। यानी कि प्रथम चरण में तो मतदाता सूची जो पहले की है उसको प्रकाशित किया चुनाव आयोग ने, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो जनता के दावे लेगा, यानी कि आपके यहाँ कोई कैंडिडेट जो था वो 16 साल का पहले था, अब 18 का हो चुका है, तो सीधी सी बात है अब आप उसको मताधिकार प्रयोग करने के लिए कहेंगे, ठीक है। यानी कि चाहेंगे कि वो भी मताधिकार का प्रयोग करे तो नाम देंगे, या फिर पता लगा आपके यहाँ कोई बुजुर्ग या कोई भी आकस्मिक घटना से आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है,
तो वो व्यक्ति वोट कहां से डालेगा? हो सकता है कि वो व्यक्ति नहीं है, उसकी जगह पर कोई फर्जी ही व्यक्ति वोट डाल दे, तो फिर वही चीज है कि चुनाव की पारदर्शिता खतरे में पड़ेगी। तो वो वहां पर दावे लिए जाते हैं कि किसी का नाम जोड़ना है घटाना है। फिर तीसरा चरण क्या है? सत्यापन का। भैया सत्यापन अब कौन करेगा? वो है बीएलओ। जो सबसे ज्यादा एसआईआर में परेशान दिखे, परेशान आत्माएं जो सबसे ज्यादा दिखी वो बीएलओ की दिखी। ठीक है, बीएलओ द्वारा फॉर्म और दस्तावेजों की जमीनी जांच, यानी कि बीएलओ का मतलब क्या होता है मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। बीएलओ का फुल फॉर्म होता है बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम बीएलओ कह देते हैं। अच्छा, इसने क्या किया? दस्तावेजों का जमीनी परीक्षण किया, जो भी आपने दी। फिर चरण 4 में क्या होता है? आपत्तियों का निस्तारण। ईआरओ द्वारा, ठीक है, इलेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिसर जो होता है, ठीक है, वो क्या हो गया? ईआरओ द्वारा अंतिम निर्णय। अब जैसे क्या किया कि बीएलओ ने वहां पर सत्यापन किया, वहां पर रिपोर्ट्स दी, जो भी दस्तावेज कलेक्ट किए वो उन्होंने ईआरओ को दे दिए। अब ईआरओ क्या करेगा? वो निर्णय लेगा और फिर क्या होगा? सॉरी, अंतिम सूची का प्रकाशन, यानी कि सभी सुधारों के बाद एक फाइनल मतदाता सूची वो ले आई जाएगी, आ जाएगी, प्रकाशित हो जाएगी, जिसमें क्या होगा कि नए मतदाता भी जोड़ दिए जाएंगे। नए मतदाता नए मतदाता जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे, और फर्जी या अनुपस्थित मतदाता, अनुपस्थित मतदाता जो है वो क्या कर दिए जाएंगे? वो माइनस कर दिए जाएंगे, यानी कि घटा दिए जाएंगे। और इस तरीके से एक फाइनल मतदाता सूची, फाइनल मतदाता सूची आ जाएगी, प्रकाशित कर दी जाएगी। ठीक है, तो यही है एसआईआर की प्रक्रिया। इसी को लेकर के देश में इतना बवाल मचा हुआ था। अब बीएलओ की भूमिका के बारे में जान लेते हैं। आखिर बीएलओ की भूमिका जो है वो क्या होती है? देखिए, बीएलओ की अगर हम बात करें तो ये प्रथम व्यक्ति का अधिकारी, प्रथम पंक्ति का अधिकारी, चुनाव आयोग का जमीनी प्रतिनिधि होता है। बीएलओ की अगर बात करें, ये बीएलओ है, ठीक है, ये जमीनी अधिकारी। इसका कार्य क्या होता है? ये तो घर घर जाएगा और भैया मतदाता सूची की शुद्धता और सुनिश्चित करने हेतु तो फील्ड वर्क करेगा। यानी कि आपने अपना नाम दिया कि इस व्यक्ति का नाम जुड़ना है, तो ये आपके घर जाएगा और घर जाकर के आपसे पूछेगा कि ठीक है आपका नाम जुड़ना है, तो इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने बताए होंगे जरूरी, वो आपसे कलेक्ट करेगा और आगे की प्रक्रिया, यानी कि आगे को वो सारे दस्तावेज और अपनी रिपोर्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देगा। फिर क्या है? मतदाता जागरूकता भी ये करता है। चुनावी प्रक्रिया के प्रति आम जनता को जागरूक करना भी बीएलओ का ही कार्य होता है। फिर क्या होता है? नया पंजीकरण, यानी कि युवा मतदाताओं 18+ को पहचानना और फॉर्म भरवाना, यह भी बीएलओ का कार्य है। ठीक है, मृत या स्थानांतरित नाम हटाना, यानी कि अयोग्य नामों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर निकालना। अच्छा, बीएलओ को यह सब काम क्यों दिया जाता है? क्योंकि बीएलओ एक क्षेत्रीय व्यक्ति होता है जिसको ये नॉलेज होता है कि कौन व्यक्ति यहां से स्थानांतरित हो गया, कौन से व्यक्ति की यहां मृत्यु हो गई। तो उसी को ये सारे जो है जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, और जो 18+ के व्यक्ति हो जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया जाता है। और परीक्षा तथ्य पर क्या है कि बीएलओ आमतौर पर एक सरकारी कर्मचारी जैसे शिक्षक या आंगनवाड़ी आदि होता है, जो ईसीआई के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ये बीएलओ के बारे में जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं मतदाता बनने की संवैधानिक योग्यता। ठीक है, देखिए है क्या कि नागरिकता का होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 326 कहता है कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। आयु सीमा, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कब, किस अनुच्छेद के तहत, किस संशोधन के तहत जो है वो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी मताधिकार, यानी कि हम वोट डाल सकते थे जब 21 साल के हो जाते थे, लेकिन उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूंसी का सामान्य निवासी होना चाहिए।
अयोग्यता क्या है भैया? योग्यता तो सब जानते हैं। अयोग्यता क्या है? भ्रष्टाचार, अपराध या मानसिक वृत्ति के आधार पर अयोग्य ना हो। मानसिक विकृति यानी कि जिसको कह सकते हैं पागल व्यक्ति, जिसको मतलब सेंस है नहीं बिल्कुल, उसको पता ही नहीं है कि हम किसको वोट डालने जा रहे हैं, हम क्यों डालने जा रहे हैं, वोट का मतलब क्या है, तो वो व्यक्ति अयोग्य ठहराया जा सकता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को तो कोई ले जाएगा, वो अपना मत उस पर थोप देगा। मान लीजिए अगर आप किसी अन्य पार्टी के हैं और वो जानता ही नहीं हमको क्यों, किसको वोट करना है, क्या है उसका मायने क्या है, तो आप अपना ही मत तो जाकर के डलवा देंगे उससे, तो उससे भी पारदर्शिता जो है वो हटेगी। अब देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी तथ्य हैं परीक्षा की दृष्टि से, और इनको बड़े आराम से देखिएगा और याद करिएगा। एक होता है फॉर्म 7, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, अभी हम आपके लिए एमसीक्यूज लाए हैं, वहां पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर्म 7 ये क्या होता है? आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भैया फॉर्म 7 में क्या होता है। फॉर्म 7 में क्या होता है? मृत्यु, डेथ, यानी कि मतदाता के निधन पर सूची से नाम हटाना। स्थान परिवर्तन यानी कि मतदाता के किसी अन्य क्षेत्र से स्थायी रूप से बस जाने पर। डुप्लीकेट नाम, एक ही मतदाता का नाम एक से अधिक जगह होना। गलत जानकारी यानी फर्जी दस्तावेजों या गलत उम्र के आधार पर बना कोई कार्ड। ठीक है, इन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य एक शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना है। मैंने क्या कहा? फॉर्म 7 में भैया क्या होता है? एक तो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसका नाम काट दो, ठीक है। या फिर वो मैंने क्या कहा कि मैं अभी हरदोई में अपना स्टूडियो है, मैं कहीं जाकर के लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मुंबई कहीं भी जाकर के स्थायी रूप से सेटल हो जाऊं, तो तब मेरा नाम हटाया जा सकता है। ये कार्य कौन करेगा? ये सारा का सारा कार्य बीएलओ करेगा। डुप्लीकेट नाम यानी कि यहां भी मेरा नाम है और मैं जहां जाकर के बस गया वहां भी नाम है, तो मुझको ये प्रायोरिटी दी जाएगी कि भाई आप कहाँ का नाम हटवाना चाहेंगे। अगर आप पुनः यहाँ आकर के निवास करना चाहते हैं तो आप यहाँ का रखिए, नहीं तो आप जहां अभी सेटल हुए हैं परमानेंट के लिए, परमानेंट स्थायी रूप से, तो आप वहां का रखिए। एक का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। या फिर गलत जानकारी, जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान जिन्होंने पश्चिम बंगाल को मिनी बांग्लादेश बना रखा था। क्या था कि राजनीतिक लाभों के चलते उनको फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए, फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए गए और उनको क्या किया गया? मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया। और सबसे ज्यादा जो हू हल्ला मचा था एसआईआर को लेकर के, वो पश्चिम बंगाल में ही जो है मचा था। और उसके बाद जैसे ही एसआईआर हुआ, मतदाता सूची अपडेट हुई। और हालांकि ये बहुत, इस पर राजनीतिक विषय में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि तत्कालीन सरकार गिर जाती है और सत्ता में आ जाती है एक नई सरकार, यानी कि बीजेपी या एनडीए दल की सरकार वहां पर सत्ता में आ जाती है, ठीक है। तो ये चीजें महत्वपूर्ण हो गई। फिर दावे एवं आपत्तियां, महत्वपूर्ण फॉर्म। देखिए फॉर्म 6 के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। फॉर्म 6 के बारे में बात करते हैं तो नए मतदाता के रूप में पंजीकरण हो गया। फॉर्म 7 क्या हो गया? नाम हटाने या नाम जोड़ने पर आपत्ति दर्ज करने हेतु हो गया। फॉर्म 8 क्या हो गया? कि मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार या पते में परिवर्तन या ईपीआईसी रिप्लेसमेंट वगैरह जो हो गया वो आता है। परीक्षा की दृष्टि से दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन के लिए भी फॉर्म 8 का ही प्रयोग होता है। ये इसको आप बड़े अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। प्रक्रिया क्या है? ये फॉर्म ऑनलाइन एनबीएसपी या फिर ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। तो ये हो गई एसआईआर के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं निर्वाचक नामावली की, यानी कि इलेक्टोरल रोल की। तो परिभाषा क्या है? किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं के आधिकारिक सूची हो गई। तैयारी का आधार क्या होता है? आरपीए 1950 और ईआरओ। इसमें हमने क्या बताया था? आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आखिर हम भी जाने कि आपको कितना क्या याद रहता है। चलिए, लोकतंत्र की नींव, बिना मतदाता सूची के कोई भी चुनाव संभव नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। अपडेशन यह एक स्थायी दस्तावेज नहीं है, इसे एसआईआर, एसएसआर और कंटिन्यूअस अपडेशन द्वारा लगातार सुधार जो है सुधारा जाता है। चलिए, निर्वाचन आयोग की संवैधानिक संरचना क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 324 के तहत ये आता है, ठीक है। मैं इधर आपको बताता हूं। देखिए, परीक्षा तथ्य क्या है कि 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, यानी कि सिर्फ एक सदस्य इसमें होता था। और 1993 से यह स्थायी रूप से 3 सदस्यीय निकाय बन गया। यानी कि शुरू में क्या था? शुरू में एक सदस्य, अब
3 सदस्यीय, ठीक है, संवैधानिक निकाय है ये। स्थापना 25 जनवरी 1950, याद कर लेंगे कि ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 हुई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संरचना, एक मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें होता है, सीईसी, ठीक है, चीफ इलेक्शन जो है कमीशन, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। बहुसदस्यीय निकाय है ये। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है, किस? आर्टिकल 324 के तहत, ठीक है। और स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान सुरक्षा और हटाने की प्रक्रिया, यानी कि जो सीईसी को हटाया जाएगा, ठीक है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे इनको भी ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, और उन्हीं के प्रकार इनको सुरक्षा भी दी जाती है। अब देखते हैं ईपीआईसी का पूर्ण नेम, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ईपीआईसी कार्ड होता है कुछ इस तरीके का, ये देख लीजिए, ये मैंने सैंपल फोटो यहां पर रखी है। यहां पर होलोग्राम होता है चुनाव आयोग का, ठीक है, यहां पर आपकी ये फोटो हो गई। यहां पर ये क्या होता है? ये आपका होता है इपिक नंबर, ठीक है। उद्देश्य, चुनाव के समय मतदाता की प्रामाणिकता, पहचान सुनिश्चित करना। ऐसे तो कोई भी जाएगा कहेगा मेरा ही नाम है, ये है, वो वोट डाल के चला आएगा, वो ना हो इसलिए। शुरुआत, भारत में ईपीआईसी की शुरुआत 1993 में टीएन सेशन तत्कालीन सीईसी के समय हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना, अभी हमने आपको क्या बताया कि स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? 1950 में, किसकी? चुनाव आयोग की। लेकिन ईपीआईसी की शुरुआत ये कब हुई? ये होती है 1993 में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ईपीआईसी नंबर प्रत्येक मतदाता का एक अद्वितीय यानी कि यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। सुरक्षा, वर्तमान में रंगीन पीवीसी कार्ड और डिजिटल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ ये उपलब्ध है, ये ध्यान रखेंगे। कंटिन्यूस अपडेशन यानी कि एसआईआर लगातार होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार एसआईआर हुआ, इससे पहले भी कई बार एसआईआर हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से हो हल्ला इस बार विपक्ष द्वारा मचाया गया वो बिल्कुल ही अलग ही लेवल का था, ठीक है। वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया यानी मतदाता सूची का अपडेशन एसआईआर एसएसआर के बाद भी साल भर चलता रहता है। नए मतदाता 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले युवा किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, परीक्षा तथ्य क्या है कि 17+ वर्ष के युवा भी अब अग्रिम आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 18 वर्ष के होते ही उनका नाम जुड़ जाएगा। और ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो वास्तव में मतलब जब डीप जाएगा, मैंने आपसे कहा है कि किसी भी एग्जाम के लेवल को यानी कि पोस्ट के लेवल को देख करके आप तैयारी नहीं कर सकते हैं जो आज का समय है। इसलिए अगर पढ़ना ही है तो इस तरीके से पढ़ो कि भाई परीक्षा देने जाओ तो पेपर में पूछे जाने प्रश्नों की खोपड़िया में छेद करके आओ, ठीक है। तो ये ध्यान कर लेना कि 17+ वर्ष का युवा भी अब एडवांस में जो है आवेदन कर सकता है, और जैसे ही वो 18 साल का होगा उसका नाम उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। फॉर्म 8 के माध्यम से आपका नाम पता गलतियां सुधारी जाएंगी, वो सारी चीजें मैंने बताई दी है। नामांकन रोकने की, अभी चुनाव की अधिसूचना जारी होने से लेकर चुनाव खत्म होने तक अपडेशन रुक जाता है, यानी कि आपके राज्य में या फिर आपके राज्य में जैसे ही चुनाव शुरू हुए तो क्या होगा, उस समय फिर आपका बीच में नाम ऐड नहीं किया जा सकता जैसे ही ऐलान हो गया। तो ये बात ध्यान रखिए, पहले से ही तैयारी करके रखें, नहीं तो कहें कि नहीं हमको वोट डालने ही नहीं दिया गया, जबरदस्ती है। एसआईआर और एसएसआर में महत्वपूर्ण अंतर ये जान लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एसआईआर और एसएसआर में देखो, हो सकता है कि एसआईआर बहुत ज्यादा चर्चों में है, तो अगर थोड़ा भी डीप जाएगा एग्जामिनर तो हो सकता है कि वो आपसे एसआईआर के बारे में पूछे ही ना, वो ये पूछ दे कि भाई एसएसआर का फुल फॉर्म बता दो, या एसएसआर के बारे में कोई एक फैक्ट पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि एसएसआर के बारे में कौन सा फैक्ट सही है, उनमें से 3 एसआईआर के दे देगा और 1 एसएसआर के दे देगा। चलिए, एसएसआर क्या होता है? स्पेशल समरी रिवीजन, ठीक है। क्या होता है? स्पेशल समरी रिवीजन जो होता है वो आपका एसएसआर होता है। इसमें क्या होता है? संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है, यह प्रतिवर्ष होता है और मुख्यतः अंतिम महीनों में होता है, ठीक है। केवल सारांश स्तर पर जांच होती है, एक नियमित वार्षिक प्रक्रिया है, ये मामूली, ठीक है। जैसे कि कोई बीच में खत्म हो गया, आपने जानकारी दे दी बीएलओ को कि भाई ये व्यक्ति जो है खत्म हो गया, इसका नाम हटवा दो, तो वो संशोधित हो जाएगा। वैसे ही कोई 18 वर्ष का हो गया तो आपने बीएलओ से अपना कांटेक्ट किया कि हाँ देखो भैया ऐसा है, हमारे घर में एक सदस्य 18 का हो चुका है या वो 17 का हो चुका है, उसका अग्रिम आवेदन कर दीजिए, तो ये एसएसआर के अंतर्गत आती है। अब होता क्या है? एसआईआर ये होती है स्पेशल इंटेंसिव,
यहां पर नोट कर लेंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको एसआईआर कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण होता है विशिष्ट परिस्थितियों में, जैसे परिसीमन या बड़ी त्रुटियों में होता है। घर घर जाकर डोर टू डोर गहन 100% भौतिक सत्यापन होता है और समय और श्रम अधिक लगता है। ये बात सही है, श्रम भी अधिक लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, एसएसआर में तुमने गए जानकारी दे दिया, ऑनलाइन ही फॉर्म भर दिया, भाई आपका करेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन एसआईआर में क्या होता है, बीएलओ बाकायदा घर घर जाएगा। अब आप खुद ही समझिए कि एक बीएलओ एक दिन में अपने जो है ड्यूटी का जो समय होता है, ठीक है, वर्किंग टाइम जो होता है, उसके अंदर कितने ही घरों में जाएगा। और पता लगा एक एक घर में 10-10 व्यक्ति हैं, तो 10-10 व्यक्तियों को डॉक्यूमेंटेशन समझाना, उनसे वो कलेक्ट करना, फिर रिपोर्ट तैयार करना, इसमें एक तो श्रम भी ज्यादा है और फिर समय भी ज्यादा है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लेकर के आपके लिए आए हैं एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये एसएससी यूपी एग्जाम्स एंड जो भी वनडे एग्जाम्स आपके होते हैं उनमें ये महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाएंगे। चलिए मैं कलर कर लेता हूं चेंज, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एसआईआर का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है स्पेशल इंटरनल रिवीजन, बिल्कुल नहीं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, क्या ये होगा। स्टेट इंटेंसिव रिफॉर्म, क्या ये होगा, नहीं होगा। क्या सिस्टमैटिक इंडियन रिवीजन, बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एसआईआर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जनगणना से, गलत। ऑप्शन बी संसद सत्र से, बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी न्यायपालिका सुधार से, बिल्कुल गलत। यानी कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से हमारा जो है एसआईआर संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। फिर हम बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर किस संस्था द्वारा कराया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूपीएससी, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी नीति आयोग। देखिए साथियों, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको लगे कि बहुत हल्के हैं, लेकिन ध्यान रखना एसआईआर से जब क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई अदर क्वेश्चन आपसे एसआईआर से संबंधित छूटेंगे। और पूछने को तो होता कभी कभी ये है कि हमको यही नहीं पता होता है कि हिंदी में टोटल वॉवेल कितने हैं, ठीक है, कॉन्सेंट कितने हैं, और ये तो कितना बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो वही चीजें हैं कि एडवांस के चक्कर में बेसिक छोड़ के चले जाते हो, फिर कहते हो अरे एक नंबर से रह गए, और वो यार बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, और वो देखो यार एकदम दिमाग से हट गया, और वो नहीं याद रहा, वो सही हो गया होता तो आज मेरा फाइनल सूची में नाम आ जाता। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि इन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनमें आपको लगता है ये बड़े हल्के क्वेश्चन है, लेकिन फिर वो होते वो भी आपसे नहीं है, तो ये ध्यान रखना। तो क्या है, स्पेशल एसआईआर जो है वो किस संस्था द्वारा कराया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है कि चुनाव आयोग द्वारा जो है वो कराया जाता है, और बाद बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत। चलिए आगे, बिहार में एसआईआर अभियान कब शुरू हुआ। क्या बिहार में एसआईआर अभियान कब शुरू हुआ। अब देखिए, अभी आपको हल्के लग रहे थे ना 3 क्वेश्चन, ये क्या हुआ, ये बता पाओगे, क्योंकि हाल ही में 4 से 5 राज्यों में हुआ था। पश्चिम बंगाल भी शामिल था उसमें, यूपी भी शामिल था उसमें, बिहार भी शामिल था, ठीक है, शायद पंजाब भी शामिल था। तो इनमें से अगर आपसे पूछ लिया कि भाई कब कराया गया था, तो आपको कम से कम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ए ऑप्शन है 24 जून 2025, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 2025, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 2025, और डी ऑप्शन है 1 जुलाई 2025। तो यहां पर हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 24 जून 2025 से एसआईआर का अभियान जो है वो कहां, बिहार के अंदर शुरू हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बिहार में एसआईआर पहली बार किस वर्ष के बाद दोबारा चर्चा में आया। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि पहली बार हुआ उसके बाद दोबारा कब चर्चा में आया। 1995 ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 2003, सी ऑप्शन है 2010, और डी ऑप्शन है 2015। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन बी बिल्कुल सही। मैंने आपसे क्या कहा था कि एसआईआर पहली बार नहीं हुआ इस बार, लेकिन बवाल इतना ज्यादा पहली बार हुआ।
हु हल्ला सबसे ज्यादा काटा गया, और सबसे ज्यादा हु हल्ला जो कटा वो सबसे ज्यादा बिहार बंगाल में कटा, और दोनों में भी कंपैरिजन कर दें तो बंगाल में सबसे ज्यादा कटा। तो 2003 में भी दूसरी बार चर्चा में आया था। चलिए, फिर एसआईआर का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। मतदान प्रतिशत बढ़ाना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन करना, चुनाव खर्च नियंत्रित करना। आपको क्या लगता है? इसीलिए मैंने क्या किया, मैं चाहता तो ये डायरेक्ट 20 क्वेश्चन जो थे आपके वो मैं लेकर के आ जाता, 10 मिनट में पढ़ के टिक लगवा सॉरी टिक लगवा के और मैं चला जाता। ये मैं कर सकता था बड़ी आसानी से, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्या किया? सबसे पहले मैंने एसआईआर को समझाया कि आखिर एसआईआर है क्या, उसमें कौन कौन होता है, तो क्या है उससे चीजें आपने समझी। और मुझे पता है कि आप ये क्वेश्चन बना भी पा रहे होंगे अगर आपने शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखा है, तो इसीलिए पहले मैंने एसआईआर को समझाया, फिर मैं क्वेश्चन लेके आया। अब क्या मतदान प्रतिशत बढ़ाना है उद्देश्य? बिल्कुल नहीं है। क्या राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना है? बिल्कुल नहीं। क्या चुनाव खर्च नियंत्रित करना? नहीं। हमने तो बताया कि एसएसआर में तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एसआईआर क्या है, इसमें घर घर जाना पड़ता है, 100% फिजिकली यानी कि भौतिक निरीक्षण किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें खर्चा नियंत्रित थोड़ी ना होगा, इसमें तो खर्चा बढ़ेगा, समय खर्च बढ़ेगा। तो क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। यानी कि मतदाता सूची को शुद्ध करना ही एसआईआर है और उसको प्रकाशित करना, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एसआईआर के दौरान घर घर सत्यापन कौन करता है? मैंने आपको क्या बताया भाई, सत्यापन कौन करेगा? आपको अभी यहां से मुंबई महाराष्ट्र भेज दिया जाए और आपसे कहा जाए कि मुंबई में भैया आप घर घर जाओ, आपको लिस्ट दे दी जाए और उनके नाम दे दिए जाए कि फला फला व्यक्ति के यहां जाओ और जाकर के पता करो कि कौन मरा था या कौन यहां से चला गया। क्या आप जानकारी ये दे पाएंगे? बड़ी मुश्किल होगी। हो सकता है कि वहां पर एक लॉबी वर्क कर रही हो कि पूरा का पूरा एरिया ही गलत तरीके से मतदाता सूची में शामिल हो, वो आपको जानकारी ही नहीं देगा। लेकिन अगर आप ही के बीच के किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे इलेक्शन कमीशन और उसको ये सॉरी कार्यभार दे दे कि हाँ आप पता करिए कि किसका नाम जुड़ना है, किसका नाम हटना है, कौन फर्जी है, कैसे क्या है, तो इसमें दिया है जिला मजिस्ट्रेट। नहीं भैया, जिला मजिस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होगा। बीएलओ सांसद होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्या न्यायाधीश होगा? नहीं, यही होगा बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, यही होता है। ये प्राथमिक अधिकारी माना जाता है। चलिए, 8वां क्वेश्चन है, भारत में मतदाता सूची का प्रावधान किस अधिनियम में है? बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन ऑप्शन कुछ गलत दे दिए, नहीं तो फिर यहां पर ऐसा क्वेश्चन था कि वास्तव में आपको चक्कर में डाला जा सकता था। ठीक है, चलिए सोचिए, यहां पर मैं कर देता हूं 51। ठीक है, अब आप ऑप्शन अपने मन में सोचिए और बताइए किसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि मतदाता सूची का प्रावधान जो है वो किस अधिनियम में है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 370? बिल्कुल नहीं। नागरिकता अधिनियम 1955? बिल्कुल नहीं। क्या लोकसभा अधिनियम 1951 है? मन में सोचिए। बिल्कुल नहीं। हमने बताया कि यह है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, यानी कि आरपीए एक्ट, आरपीए 1950। ये आप बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए, फिर नवा क्वेश्चन है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की कौन सी धारा मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित है? धारा ए, क्या ये सही है? एक सेकेंड, क्या धारा ए सही है? क्या धारा बी सही है, यानी कि धारा 19? क्या सी ऑप्शन धारा 21 सही है, या फिर ऑप्शन डी धारा 25 सही है? तो धारा 14 ये भी नहीं होगी, धारा 19 ये भी नहीं होगी, धारा 25 ये भी नहीं होगी, यानी कि धारा 21 में जो है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 जो है
जो है वो धारा मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित है, यानी कि SIR से संबंधित है। ठीक है, SIR के अंतर्गत निम्न में से किसका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है? मृत व्यक्ति का नाम हटाया जा सकता है? हाँ भैया बिल्कुल हटाया जा सकता है, ये भी सही है। स्थायी रूप से स्थानांतरित व्यक्ति का नाम हटाया जा सकता है? बिल्कुल, मैंने आपको क्या कहा कि हमारा स्टूडियो भी हरदोई में है और मैं यहां से कहीं और शिफ्ट हो जाता हूं तो फिर मेरा नाम यहां से हटाना ही पड़ेगा और वो हटाया भी जाएगा। सी हो गया डुप्लीकेट मतदाता। डुप्लीकेट मतलब कहें तो फर्जी, फर्जी मतदाता, क्या इसका नाम हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है, सी ऑप्शन भी सही है। तो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि हमारा ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। SIR में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये हमने आपको बताया। 16 वर्ष गलत, 17 वर्ष गलत, 21 वर्ष गलत और 18 वर्ष बिल्कुल सही। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, बिहार SIR 2025 में लगभग कितने मतदाता थे? ऑप्शन ए 5 करोड़ और ऑप्शन बी 6 करोड़, ऑप्शन सी 7.9 करोड़ और ऑप्शन डी जो है वो है 10 करोड़। तो ये आप बताएंगे। क्या 5 करोड़ थे? नहीं भैया। क्या 6 करोड़ थे? नहीं भैया। 10 करोड़ थे? बिल्कुल नहीं, वो थे 7.9 करोड़। ठीक है, ये आप बात ध्यान में रखेंगे। चलिए, SIR के दौरान मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन क्या कहलाता है? SIR के दौरान फाइनल रोल, ड्राफ्ट रोल, इलेक्टोरल नोट और डी सिटीजन लिस्ट, इसमें से क्या कहलाता है ये आप बताएंगे। क्या फाइनल रोल होता है? नहीं, ये कब की बात कर रहा है? फाइनल रोल तो तब होगा जब SIR के 3 चरण पूर्ण हो चुके होंगे। एक सेकंड, SIR के क्या होंगे? 3 चरण पूर्ण होंगे। फिर उनके बाद क्या होता है? फिर उनके बाद होता है क्या? अंतिम मतदाता सूची, यानी कि फाइनल, अंतिम मतदाता सूची। ठीक है, क्या ये बात सही है? फाइनल रोल नहीं। क्या इलेक्टोरल नोट जैसी चीज तो हमने पढ़ी ही नहीं? बिल्कुल गलत। सिटीजन लिस्ट ये भी गलत, यानी कि आता है ड्राफ्ट रोल, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की कि SIR के अंतर्गत आपत्ति एवं दावा दर्ज करने के लिए किस चरण में होती है? भाई ये पूछा गया है कि क्या चरण, क्या अंतिम सूची प्रकाशन? भैया ये बताओ, जब अंतिम सूची प्रकाशन हो ही गया तो भाई आपत्ति दर्ज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो ये तो गलत हो गया। और सत्यापन हो गया, जब किसी चीज का सत्यापन का चरण पूर्ण हो चुका है, यानी कि आपत्तियां तो उससे पहले ही ली जा चुकी हैं, तो ये भी गलत हो गया। क्या मतदान के समय, मैंने क्या बताया था कि मतदान के समय तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था सॉरी, मैंने आपको बताया था SSR जो है ये पूरे साल प्रक्रिया चलती रहती है और संभव जो मुख्यतः है ये अंतिम दिनों में चलती है, साल के लास्ट में। ठीक है, लेकिन जब मतदान का समय होता है, हमने बताया था कि चुनावी तारीखों का चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, ऐलान के बाद सूची में कोई बदलाव संभव नहीं, सूची में कोई बदलाव नहीं, समझ रहे हैं? तो मतदान के दिन तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ड्राफ्ट सूची प्रकाशन के बाद ही जो है फिर आपत्तियां ली जाती हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दस्तावेज नागरिकता प्रमाण हेतु स्वीकार्य नहीं बताया गया है? क्या पासपोर्ट? भैया बिल्कुल माना जाएगा पासपोर्ट।
जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा, मैट्रिक प्रमाण पत्र हाई स्कूल, ठीक है, माना जाएगा। लेकिन क्या है कि आधार कार्ड को, ये आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है आपका आधार कार्ड, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अब तो आधार कार्ड पर लिख करके भी आता है कि यह आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये लिख करके आता है। फिर हो गया 16 क्वेश्चन नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 370। तो हमने आपको क्या बताया था, वयस्क मताधिकार से जो होगा वो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 326, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि एसआईआर का संबंध मुख्यतः किससे है? न्यायपालिका से है भैया, काहे होएगा? शिक्षा नीति से है? नहीं है। बैंकिंग प्रणाली से है? बिल्कुल नहीं है। निर्वाचन प्रक्रिया से है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में बिहार एसआईआर को क्या बताया? असंवैधानिक बताया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। क्या अवैध बताया? बिल्कुल नहीं। क्या उसको स्थगित कर दिया? बिल्कुल भैया नहीं किया। क्या किया? उसे कानूनी रूप से जो है वो उचित बताया, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ कि एसआईआर का अंतिम उद्देश्य क्या माना जाता है? ऑप्शन ए कर संग्रह बढ़ाना, भैया बिल्कुल गलत हो गया ये। जनसंख्या नियंत्रण करना, बिल्कुल गलत, वो तो किसी ने नहीं कर पाई। डी कोरोना ने जनसंख्या कम नहीं कर पाई, बढ़ा दी तो और कौन करेगा। डी ऑप्शन पंचायत गठन, नहीं भैया, ये होता है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना, एसआईआर का मतलब यही होता है। और अब हमारे सामने है हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्या कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? भैया पहला है कि एसआईआर केवल संसद चुनाव हेतु होता है। दूसरा है कि एसआईआर केवल राष्ट्रपति करता है। तीसरा ऑप्शन है एसआईआर मतदाता सूची की शुद्धता हेतु विशेष अभियान है। डी है एसआईआर न्यायपालिका द्वारा संचालित होता है। और भैया ये आपको दिख रहा है ना, ये है आपका क्या, HW। कुछ तो लेकर के जाओ, कुछ तो रिसर्च करो, या फिर कमेंट सेक्शन में तुरंत फेंक के मारो कि हाँ भैया मैंने शुरू से क्लास ली थी और मुझे पता है इनमें से कौन सा कथन सही है। साथियों यहां पर हमारा एसआईआर का टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त होता है। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस बचते भी हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें बची हुई हैं, तो फिर मैं आगे जब भी प्रैक्टिस सेट होंगी या कभी एक मिसलिनियस एक प्रैक्टिस सेट आपका चलेगा स्पेशल टॉपिक का, तो हम उनमें ऐड कर रहे होंगे। बस ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है और पढ़ाने का तरीका आपको लगा कि हाँ भैया ने जितना यहाँ पे पढ़ाया है वो सारा का सारा एकदम एक्यूरेट मेरे माइंड में घुस गया है, तो बस इतना सा काम करिए। कोई आपसे फीस नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो लाइक फेंक के मारो। दूसरी बात यह है कि अपने थॉट्स को, इस क्लास को लेकर के आपके क्या विचार हैं, वो 2 शब्दों में आप कमेंट में कमेंट कर दें। साथ ही साथ हाँ, एक और सूचना आपको देते चले जाते जाते, ठीक है, वो सूचना है कि भैया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, और इसमें क्या खास है वो मैं बता देता हूं आपको। जो भी हमारी डेली क्लासेस होंगी, डेली क्लासेस जो होंगी, इनकी क्या मिल जाएगी, वो आपको बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। बोर्ड पीडीएफ वो आपको मिल जाएगी। दूसरा आपको क्या है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगी फ्री, बिल्कुल मंथली मंथली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी मैगजीन फ्री, ठीक है। इससे भी खास बात आपको टेलीग्राम पर क्या मिलेगी भैया, जीके जीएस मंथली बुकलेट हर महीने आपको मिलेगी। मंथली बुकलेट आपको मिल जाएगी। वो क्या मिलेगी, वो भी भैया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई चार्ज आपसे नहीं है। प्लस आपका डाउट सेशन रहेगा, यानी कि आपका क्लासेस में या जो भी आपके डाउट्स हैं किसी चीज को लेकर, कोई भी प्रश्न है तो आप वहां पर मैसेज डालिए, ये आपका रहेगा। प्लस आपको क्विक बाइट्स मिलती रहेंगी,
ठीक है। क्विक वाइट्स का मतलब ये है कि जैसे पता लगा हमने 4 महीने के इंपॉर्टेंट करंट के 1 लाइनर आपको दे दिए, तो क्विक वाइट्स आपको ये सारा का सारा फ्री मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद में क्या है, आपको डेली क्विज मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, डेली क्विजेस विद सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन, और भी बहुत कुछ, मतलब भरा पड़ा है कंटेंट से हमारा टेलीग्राम ग्रुप। भैया ये ज्वाइन कैसे करेंगे, आप देखो या तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और या फिर कमेंट सेक्शन में मैं इसको पिन कर दूंगा, तो वो कमेंट सेक्शन में आप जा सकते हैं। और बस यही है कि अगर वास्तव में सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथियों में अपने शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।